संस्थापक जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय सचिव गोपीनाथ खोल जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी रामवीर साके जी और सभी साथी। मैं तो इस गांव में कई बार आ चुका हूँ। कोई दे दीजिए। इंजीनियर साहब के सौजन्य से जब एक बार सोनेलाल के साथ में मैं आया था, एक बार मैं जब पुराना घर था उस घर के बरामदे में शाम को कैडर दिया था, आप लोगों को बताया। काफी दिनों से राजनीति हम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां 3500 पार्टियां बनी, ये सब जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की पार्टियां बनी, जबकि यह देश विविधताओं का देश है। विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं, विभिन्न धर्मों को लोग मानते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। कभी अगर आप इतिहास पढ़े होंगे इस भारत का, तो सभी जाति के राजा हुआ करते थे और सब में भाईचारा, समानता, बंधुत्व, प्रेम भावना थी। तब ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। तमाम विदेशियों की आंख में किरकिरी भारत की तरफ से भरी। उन लोगों ने देखा कि सोने की चिड़िया कैसी है, तो भारत की तरफ मुंह किया और आए भारत में, तो भारत को लूटा और लूट करके फिर वापस भी चले गए। एक ऐसी जाति विदेश से आई जो भारत में बस गई, देखा कि यहाँ के लोग भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत है और इनको अगर हम गुलाम बना लेंगे तो ये हमारे दास होकर के रहेंगे, गुलाम बन करके रहेंगे। यहाँ काफी दिनों से वो बस करके हम लोगों के ऊपर शासन करने लगे और फिर तमाम जाति के जो राजा थे इसमें आपस में युद्ध करा करके उनको बिताने का काम शुरू किया। उसके बाद मुगल आए। मुगलों ने भी पहले तो लूटना शुरू किया भारत को, लेकिन बाद में उनके समझ में आया बाबर को कि अब लूटा न जाए, अब यही अपना आशियाना बना लिया जाए, इस देश पे शासन किया जाए। मुगलों का शासन चला, लोग कहते हैं 800 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, पूरे देश में था। लेकिन तब भी इस देश में भाईचारा था। तमाम जाति के जमींदार, किलेदार, सूबेदार, राजा लोग निवास करते थे। कोई ऐसी जाति नहीं थी कि जिसके राजा न रहे हों, जो राजपाट न करता हो। लेकिन जब इस देश में अंग्रेजों का आगमन होता है तो अंग्रेजों ने देखा कि ये भाईचारे को कैसे खत्म किया जाए, इनमें आपस में फूट डाला जाए। जब ये आपस में लड़ेंगे तब हमें शासन करने का मौका मिलेगा। तो उन लोगों ने फूट डालो की राजनीति शुरू कर दी और ये भारत के लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए और उसका फायदा उठा करके अंग्रेज इस देश पर शासन करना शुरू किया। अंग्रेजों ने जब पूरे देश का भ्रमण किया तो देखा कि इस देश में जो 90% समाज निवास करता है, जो खेती से निर्भर या धंधा करता है या तमाम तरह के रोजगार चलाता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तब अंग्रेजों के दिमाग में आया कि पहले इस जनता को पढ़ाने का व्यवस्था की जाए। जब ये कुछ जानकारी इनको होगी तो ये सही ढंग से हमारा साथ देंगे। तो उन्होंने 1831 में स्कूल भी खोल दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने हमारे महापुरुषों ने पढ़ा। जब पढ़ा तब अंग्रेज अफसरों के सामने अपने समाज की दुर्दशा के बारे में उनसे चर्चा करना शुरू की कि भाई हमारे समाज के साथ ही हो रहा है, ये 90 पिछड़े दलित समाज के साथ ही हो रहा है, इनको अपमानित किया जा रहा है, इनको बेइज्जत किया जा रहा है, इनको गुलाम बनाया जा रहा है, इनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, किसानों को सही ढंग से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनसे तमाम तरह के कर वसूल लिए जा रहे हैं जिससे वो परेशान है, रोटी कपड़ा मकान, तमाम समस्याएं जब अंग्रेजों को गिनाना शुरू किया तो अंग्रेजों ने कहा यार कि इस देश में शासन करने का अच्छा मौका है, काफी दिनों तक शासन कर सकते हैं अगर इनको हम मिला लें। तमाम जो कुरीतियां हैं इनको अगर दूर कर दिया जाए तो हम इस देश में शासन करेंगे। तमाम कुरीतियों को दूर किया उन्होंने, नरबलि समाप्त किया, चरक संहिता एक थी, चरक बलि। जब बड़े बड़े पुल और बिल्डिंग बनते थे तो उसमें छोटे बच्चों को, तो उसमें किसी उच्च वर्ग के बच्चे को नहीं बलि दी जाती थी। यही 90% समाज के बच्चे को पकड़ करके ले जा करके बलि दे दी जाती थी।
दास प्रथा, दासी प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा और गंगा दान प्रथा। पहले गंगा दान प्रथा थी, यहाँ चल रही थी कि पहला लड़का जिस इस 90% समाज में जो पैदा होगा, पहला लड़का, उसे गंगा को दान करना पड़ेगा। वो जानते थे, आधे लोग जानते थे कि अगर पहले लड़के को दान करा देंगे तो दूसरा वाला कमजोर पैदा होगा, उससे तो लड़ लेंगे हम, लेकिन पहला वाला ताकतवर होगा, इसलिए इसको दान करा दो। तो उस प्रथा को भी उन लोगों ने बंद किया, तमाम प्रथाओं को बंद करके, और सबसे बढ़िया काम किया, एक्ट लागू करके उन लोगों ने 1835 में कि ब्राह्मण अब इस जज की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि वह निष्पक्ष नहीं होता, न्याय नहीं कर सकता। और इस 90% समाज को, यानी पिछड़े दलित समाज के लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। लेकिन हमारे भी महापुरुष समझ नहीं पाए, बहकाने वाले इतना बहका दिए कि उन अंग्रेजों के खिलाफ हम मुखर हो गए, आंदोलन में उनके साथ चल दिए कि अंग्रेज हमारे धन को लूट करके इंग्लैंड लेके जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि पिछड़े दलित समाज के धन को लूट करके अंग्रेज इंग्लैंड ले जा रहा है। उस आंदोलन में हमारे महापुरुष भी कूद गए और अंग्रेज इस देश को छोड़ने का मन बना लिया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों की तरफ से कहा गया कि भाई इस देश को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक संविधान आप लोग बना लीजिए, तब हम इस देश को छोड़ते अब चलाओ। तो संविधान बनाने की ताकत किसके अंदर थी? इस 90% समाज का ही महापुरुष निकला जो विश्व का 6वां विद्वान था। उसने संविधान बनाया कि भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी, किसानों के बारे में क्या किया जाएगा सरकार बनेगी तो, बेरोजगारों के बारे में सरकार बनेगी तो क्या किया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, ये सारे नियम कानून बनाए गए। और उसी संविधान में 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए, जिसमें से वोट देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने धर्म जिस धर्म संप्रदाय को आप मानते हैं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, जनसभा करने का अधिकार, पूरे भारत में भ्रमण करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, पूरे भारत में लैंड यानी जमीन खरीदने का अधिकार। इतने अधिकार संविधान में। बाकी जितना संविधान की धाराएं हैं, सारी धाराएं इस सरकार को चलाने के लिए हैं, इस देश को चलाने के लिए। अब देखिए 75 साल हो गया आजादी का, बराबर आप लोगों ने वोट दिया, सरकारें बनाई, नेताओं के लच्छेदार भाषणों को सुना आपने, वादे कसमें किया उन्होंने कि हम किसानों के बारे में करेंगे। क्या इस देश के किसानों के बारे में कोई सरकार कभी सोचती है? कभी चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है, और वास्तव में वो किसान नेता थे, वो किसानों के बारे में सोचते थे। चकबंदी कानून उन्होंने लाया, तमाम तरह की जेल नापी का कानून उन्होंने लाया, सेलिंग एक्ट वो लाए जो आज गरीबों को भी कुछ जमीनें मिल गई, चकबंदी लाए। तो तमाम वो किसानों के नेता थे, वो किसानों के बारे में सोचते थे, लेकिन उनको ज्यादा दिन तक ये लोग नहीं रहने दिए। और सरकारें क्या हुई, कहते हैं हम सरकार किसान की आय दोगुनी कर देंगे। अरे कैसे आय दोगुनी होगी भाई? 75 से 1 लाख रुपए में ट्रैक्टर बनता है, अरे 1.5 लाख में ट्रैक्टर दे दो, 5 बीघे वाला किसान खरीद लेगा और दमदारी के साथ बढ़िया अपनी खेती करेगा। 5000 में कल्टीवेटर बनता है, 7000 में उसको कल्टीवेटर दे दो, 2000 और ले लो भाई। लेकिन कहाँ 35 से 45,000 में मिलेगा। 7,500 का रोटा ये मिलता है, क्या कहते हैं, रैपर, जो लागत उसकी है कंपनी की, 7,500 लागत है, 10,000 ले लो, लेकिन उसको 60 से 1,20,000 में मिल रहा है। इसी तरह से रोटावेटर को देख लीजिए, यानी खेती करने के जितने उपकरण हैं, ये देश की सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो या इससे पीछे भी जो सरकारें रही हैं, ये किसानों के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने क्या किया, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, अब तो जीएसटी लगा करके देखिए ट्रैक्टर 8 से 9 लाख। रैपर का दाम आपको बता ही दिया मैंने,
कि 60,000 से लेकर के 1,20,000, कल्टीवेटर 35 से 45,000, 55,000 तक इस तरह के कल्टीवेटर मिल रहे हैं। तो कैसे छोटा छोटा किसान या जो 5 बीघे का किसान है कैसे ढंग से खेती करेगा? उसके बाद खाद, बीज, पानी, बिजली महंगे रेट पर आपको सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि 100 में कहते हैं कि हाँ 90% लोग खेती करते हैं और उसी पर आधारित है और खेत में 24 घंटे मेहनत करते हैं। कुछ मजदूर वर्ग को लेकर के भी लगा लिए थे, लेकिन कितना पैदा किया पता चला। हम देवी पाटन मंडल की तरफ गए, वहाँ का बीघा थोड़ा छोटा है, यहाँ का 1 बीघा, वहाँ का 1.5 बीघा। तो लोग बताया कि 3 कुंटल हमने पैदा किया गेहूँ। यहाँ मैं कल बैठा था, कल मेरी थ्रेशरिंग हुई थी, तो मैंने जब पता किया तो पता चला 4 से 5, जबकि 3 बार सिंचाई हुई थी, बढ़िया खाद डाले थे। तो यहाँ का किसान 3 से 4 कुंटल 24 घंटे मेहनत करने पर 1 बीघे खेत में पैदा करता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान है, बच्चे की शिक्षा के लिए परेशान है, लालायित है, लाइन लगा लिया है 5 किलो के लिए उनके सामने, शौचालय के लिए, कॉलोनी के लिए, तमाम तरह की योजनाओं के लिए। लेकिन यही 7 समुद्र पार अमेरिका की बात कर रहे थे साहब, वहाँ देख लो 100 में 4 आदमी खेती करता है। वहाँ की सरकार वहाँ के किसानों पर ध्यान दिया है, वहाँ खेती करने के उपकरण सस्ते रेट पर है, खाद पानी बिजली समुचित व्यवस्था उनको सही रेट पर मिल रहा है, उनकी अनाज की कीमत सही ढंग से मिलती है, उनको सरकारी नुमाइंदा उनके घर से उनके अनाज को खरीद के ले जाता है और अच्छे रेट पर लेके जाता है। जो किसान रेट तय करता है, किसान का रेट तय करने के लिए सरकारी नुमाइंदा नहीं तय करता है, किसान रेट तय करता है, तब वह विश्व का सबसे धनी देश माना जाता है। तमाम देशों को फ्री में गेहूं भेजता है, जो देश उसका गेहूं नहीं लेते वो उससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, समुद्र में रख करके, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, बिजली पैदा करता है, अब वो किसानों को फ्री में देता है। आज वह विश्व का ताकतवर देश, लेकिन यहाँ क्या है, फटे हाल है किसान, 24 घंटे मेहनत कर रहा लेकिन परेशान है। एक छोटी सी नौकरी करने वाला जितना टीम टाम से चलेगा, 100 बीघे वाला किसान परेशान रहता है। ये भारत की स्थिति है। तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सोचना होगा कि ये सरकारें जिनको आप वोट देते हैं, इन्होंने किया क्या आपके बारे में। तो इससे सावधान हो जाइए, कभी भी आपके बारे में सोचेंगे नहीं, और सोचने के लिए आपको खुद कदम उठाना होगा। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन के साथ आपको आना होगा, खुद अपने बेटे को लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बिठाना होगा, तभी आपका भला हो सकता है। शिक्षा में देख लीजिए आप, कितने प्रकार की शिक्षा है। अंधविश्वास रूढ़वादिता की शिक्षा दी जाती है। हम लोग भी पढ़े, इंजीनियर साहब भी पढ़े, साहब भी वही पढ़े, लेकिन थोड़ा दिमाग को दौड़ाया। आज हमारे समाज के जो बच्चे IAS और IPS इंजीनियर या डॉक्टर या लेखपाल, कानूनगो, सिपाही या दरोगा बन रहे हैं, वो इस पाठ्यक्रम से नहीं बढ़ रहे हैं। उनको जनरल नॉलेज लेना पड़ता है, अलग से किताबें पढ़ना पड़ता है, इसको अच्छी तरह से आप जानते हैं, कोचिंग करना पड़ता है उनको। लेकिन जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, अगर इसको पढ़ करके वो कंपटीशन में बैठे, तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर लेखपाली की परीक्षा आ जाए कंपटीशन की, और आपका बेटा में पास हो और उसमें आ जाए एक प्रश्न की गंगा का उद्गम स्थान लिखो, तो इंजीनियर साहब कौन सा लिखेंगे। इन्होंने कक्षा 3 में पढ़ा था कि गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके शंकर की जटाओं में उलझती हुई सागर के पुत्रों को तारती हुई सागर में गिरती। कक्षा 6 में पढ़ा था गंगा गंगोत्री से निकल करके उत्तर के मैदान से होके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये सरकार में बैठी हुई पार्टी, ये जो सनातन धर्म और धार्मिक उन्माद फैला रही है, ये जो इनके मनीषियों ने किताबें लिखी हैं धर्म की, उसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा प्रभु के पैर से गंगा प्रकट हुई है। तो एग्जामिनर मान लीजिए हम हैं, आपका बेटा लिख दिया गंगोत्री, तो हमने कहा नहीं, ब्रह्मा का कमंडल काट दिया, फेल हो गया ना आपका बेटा। इस तरह के अंधविश्वास और रूढ़वादिता की शिक्षा यहाँ दी जा रही। इसीलिए इस 90% समाज का बेटा डिग्री लेने के बाद रोड पर लफंगे का जीवन व्यतीत कर रहा है, अपमानित हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है। आए दिन उसको हमारे ही आपके भाई जो पुलिस विभाग में हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ करके जेल की सलाखों में डाल रहे हैं, या तमाम झूठे बूठे मुकदमे लगा करके उनको अपमानित कर रहे हैं।
जबकि संविधान में क्या व्यवस्था की सरकार चाहे कि इस देश में रोजगार परक शिक्षा कर दे और एक तरह का ड्रेस कोड कर दे, एक तरह की किताबें हो जाएं, तो आज बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और यह देश शिक्षित हो जाएगा। जैसा कि एक छोटा सा देश जापान को देख लीजिए, वहां तो कक्षा 3 में पढ़ने वाला लड़का छाता बनाता है और इतना पैसा खर्चा पैदा कर लेता है कि वो अपना फीस भी जमा कर लेता है, अपनी किताबें भी खरीद लेता है, बचता है तो अपने माँ बाप को भी देता है। कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का घड़ी बनाता है, वहां का 5 रुपए से 50,000 रुपए की घड़ी मिलती है, आपके हिंदुस्तान के मार्केट में मिल जाएगी, मेड इन जापान। कक्षा 8 में पढ़ने वाला लड़का कंप्यूटर बनाता है। आज पूरा भारत कंप्यूटरीकृत हो रहा है, सबके जेब में कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर। वहां कक्षा 8 का लड़का बनाता है। 8 महीने का खटोले पर खेलने वाला लड़का जापान का एक ऐसा रोबोट तैयार करता है जो आप गड़बड़ा के मेला में जाकर के देखे तो मेज पे लगा के खड़ा रहता है कि 20 रुपया जमा कर गोपीनाथ जी अपना भविष्य जान लीजिए। दिखाई मिलता है कि नहीं मिलता? वो भी अपने दूध पीने के लिए कमा लेता है। और आज हमारा लड़का 30 साल का डिग्री लेने के बाद रोड पे लफंगे की तरह घूम रहा है। ये शिक्षा कब सुधरेगी? तो ये जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी पार्टियां कभी भी आपके भले की बात नहीं करेंगी। दूसरी बात, सरकार में बैठी हुई जो पार्टी है ये पूंजीवादी पार्टी है, ये सामंतों की पार्टी है, ये कभी भी आपके भले की बात नहीं करेंगे। ये तो कहते हैं हम नाजी जाति में पैदा हुए हैं, जैसे हिटलर कहता था कि हम नाजी जाति के लोग हैं, नाजी जाति में पैदा हुए हैं, हम राजपाट करने के लिए पैदा हुए हैं और ये जर्मनी के सारे लोग हमारे गुलाम होंगे। ऐसे ये लोगों ने भी अपने को श्रेष्ठ कहा। चाहे गोलवलकर की किताब देख लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की किताब देख लो, तब ये शब्द आया आर्य, उसके पहले आर्य नहीं था। ये अपने को श्रेष्ठ बन गए कि हम नाजी जाति के राजपाट हम करेंगे और इस 90% समाज को हम इस देश में गुलाम बना करके रखेंगे। इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनके किसानों के बारे में कुछ नहीं, यहाँ के किसानों के बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे। इस तरह की ये व्यवस्था लागू किया। अरे इनके देख लीजिए आप, इनके जितने भी नेता हैं जो इस समय सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सनातनी और हिंदू की बात करते हैं। सनातनी राजपाट करेगा और हिंदू मंदिर मस्जिद की लड़ाई में जाएगा, हिंदू मुसलमान करेगा, जिहाद पैदा कर देंगे, झगड़ा करेगा मुसलमानों से। इस तरह से हम सबको हिंदू बना दे रहे हैं। तो इनसे सावधान होने के लिए समय लगेगा। तो इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी बना करके हम लोग जो ये सम्य पार्टी को आपके बीच में लेके आए, आज 8 प्रांतों में इसको लेके हम लोग चल रहे हैं और धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो देखा, अब आप देख लो, अब यहाँ का उपचुनाव हो रहा है। बहुत लंबी बात है, बहुत छोटी बात। यहाँ का उपचुनाव हो रहा है, एकदम वंशवाद का चुनाव हो रहा है। एक तो जातिवादी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया और एक वंशवादी आदमी यहाँ चुनाव लड़ रहा। कोटेदार उसके घर में, प्रधान उसके घर में, बीडीसी उसके घर में, ब्लॉक प्रमुख उसके घर में, जिला पंचायत उसके घर में, सांसद उसके घर में, विधायक उसका बेटा। अब विधायक, अरे दूसरा गोपीनाथ कोल को लड़ा दिया गया होता है यार, ये कठार के कोल को लड़ा दिया गया होता क्या? तुम्हारे लिए ये चारागाह है, एक ही परिवार के लिए है। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए। 10 मई को हम तो यही कहेंगे आपसे कि अगर ये पार्टियों के समझ में नहीं आ रहा तो नोटा दबा दीजिएगा। नोटा दबाइएगा। लोग कहेंगे ना, अरे इससे कुछ नहीं होता है। अरे बहुत कुछ होता है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, एक ही वोट से गई थी। और अरे में मत देना, सहानुभूति में मत देना कि क्या बताए विधायक की पत्नी है। आपके वोट की कीमत है। जैसे गांव में रहने वाले व्यक्ति की एक वोट की कीमत हो, जैसे राष्ट्रपति मुर्मू की एक वोट की कीमत है। आपके वोट से आपके गांव की सड़क बनेगी, आपके वोट से आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपके वोट से आपके दरवाजे पर बिजली का लट्टू चमकेगा, आपके वोट से आपके खेतों में नहर का पानी पहुंचेगा। आपके एक वोट से आप स्वाभिमान और सम्मान से जीवन यापन कर सकते हैं। उसको अरे में मत दीजिएगा, साड़ी साया ब्लाउज कंबल पे मत दीजिएगा। और
वोट को बेचने का भी काम मत करिएगा। जो अपना वोट बेचता है वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बेच देता है। इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। हमने तो यहाँ कैडर किया है, यहाँ तो आपने सोनेलाल को भी नेता बनाया, सोनेलाल को भी थैली भेंट किया है यहाँ, और शिव प्रसाद विश्वकर्मा का भी सहयोग आपने किया जब उस समय थे। तो आज भी आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर समझ में आता है इस समय पार्टी की विचारधारा, तो 10 रुपए, 5 रुपए, 1000 रुपए जो आपसे हो सके इस पार्टी को सहयोग भी करिए और इस पार्टी के सदस्य बनकर के इसको आगे बढ़ाइए। भाई हम तत्काल लड्डू नहीं खिला पाएंगे कि चलो 10 मई के चुनाव होगा, 13 मई के हम विधायक बना देंगे, ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज के 10 साल बाद हम विधायक की बात नहीं करते हैं, हम डबल पी पर कब्जा करेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करेंगे, पार्लियामेंट और वहां से जो आशा की किरण चलेगी वो आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। जैसा कि सर ने बताया कि बारी बारी से हर जाति का मुखिया होगा, हर जाति का प्रधानमंत्री होगा, हर जाति का मुख्यमंत्री होगा और इस देश को व्यवस्था को चलाएगा। और तब जैसे ये सोने की चिड़िया कहा जाता था उसी तरह से ये सोने की चिड़िया कहा जाएगा और यहाँ बंधुत्व, भाईचारा, समता, समानता के साथ लोग निवास करेंगे। ये आजाद भारत में तब आप गर्व से कहेंगे कि हम आजाद भारत के निवासी हैं। धन्यवाद।